आज के डेट में एक बहुत ही बर्निंग इश्यूज है इंडिया और चाइना को लेके, सॉरी इंडिया और अमेरिका को लेके, जो टैरिफ के कारण स्टार्ट हुई हैं। तो उसमें एक बहुत ही कॉमन अभी जो आ रहा है नाम, वो है ब्रिक्स। तो कल मेरे से किसी ने कहा कि प्लीज़ डिफाइन ब्रिक्स। सो आई एम गोइंग टू से समथिंग अबाउट ब्रिक्स। वैसे तो सबको पता है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। बट कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं है। बेसिकली ब्रिक्स कंसिस्टेड ऑफ 10 कंट्रीज, 5 का नहीं है। 5 तो एक ऐसा समय आया तो वो 5 मेन कंट्रीज के नाम पे उसे वो नाम दिया गया ब्रिक्स का। दिस इज एक्रोनिम्स तब पड़ा, अदरवाइज वो 10 कंट्रीज के बने हुए हैं। तो आइए आज मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। ब्रिक्स इज एन एक्रोनिम ऑफ वर्ल्ड लीडिंग कंट्रीज। वर्ल्ड की लीडिंग कंट्रीज हैं ब्रिक्स, ओके, and that is group of 10 countries, that is Brazil, Russia, India, China, South Africa, Egypt, Ethiopia, Indonesia, Iran and United Arab Emirates. And start from UAE. मैं फिर से बता दूं, 10 कंट्रीज के बने हुए हैं ब्रिक्स, दैट इज ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान एंड यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये 10 कंट्रीज से मिलके बने हुए हैं, ओके। आइए इसका एम क्या है, ब्रिक्स का जो है वो उद्देश्य क्या है, एम क्या है। एम्स टू प्रमोट पीस, शांति, सॉवरेनिटी मतलब सद्भावना, एंड सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, कोऑपरेशन। ये ब्रिक्स कंट्रीज के जो मेन इसका एम है वो है। अब आइए कि हम लोग देखते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर है संघाई, जो कि है चाइना में। हेडक्वार्टर कहाँ है, संघाई में। अब संघाई में इसका हेडक्वार्टर क्यों है, क्योंकि जो इसका इंस्टीट्यूशन है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जहाँ से ब्रिक्स कंट्रीज की फाइनेंसिंग या कहीं से उसका जो कोई भी डिसीजन लिया जाता है, दैट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक, वो कहाँ है, संघाई में। और संघाई कहाँ है, चाइना में, ओके। नाउ ये जो रिस्पॉन्सिबल है, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक, शॉर्ट में एनडीबी कहते हैं, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंसिंग यहीं से किया जाता है, इसके किसी भी कंट्री को। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी फाइनेंसिंग यहीं से होती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि सपोज मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। अभी हम लोग खुद के लिए तो सोच रहे हैं, जैसे पैसे रखते हैं ना अपने बच्चों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए। इन द सेम वे कि जो भी मिनरल्स हैं, जो भी लैंड है, या फूड प्रोडक्शन के लिए कुछ भी है, अगर कोयले की खान है, फॉसल्स हैं, तो हम लोग उसको ऐसे यूज़ करें कि आज भी हमारे काम है और फ्यूचर में भी काम है। सपोज जैसे आज हम लोग लैंड का यूज़ करें, हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो खेत कम होते जा रहे हैं, तो ये सतत विकास नहीं है, हमें उसके लिए सोचना पड़ता है। तो कहीं कहीं प्रोहिबिशन अब लग भी रहा है इंडिया में। तो खैर चलिए, कम टू द पॉइंट। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक किस चीज़ के लिए फाइनेंसिंग करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ओके। पहले ये रिक था, RIC रिक, रसिया, इंडिया, चाइना, ओके। देन ये बना इब्सा। सेकेंड पार्ट इसका क्या था, इब्सा, ओके, that is India, Brazil and South Africa. First lyric Russia, India, China, then IPSA, India, Brazil, South Africa. इसका जो मेन आता है कि फाउंडेशन कहाँ हुआ था, फाउंडेशन डे क्या है, दैट इज 16 जून 2009, ओके। और वैसे इसका फर्स्ट समिट भी कब हुआ था, 2009 में ही हुआ था, ओके। और ये पहले इनफॉर्मल ग्रुप था। 2010 में जब साउथ अफ्रीका ने सेटेड, पहले ये ब्रिक था, BRIC ओनली ब्रिक, ब्रिक्स नहीं था, ब्रिक था, ओके। जब 2009 में ये ब्रिक था, साउथ अफ्रीका ने इसको अटेंड किया 2010 में इस मीटिंग को, तो ये बना ब्रिक्स। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और सेकेंड जो इसका समिट हुआ उसमें इसको इसने ज्वाइन कर लिया, ओके। और इंडोनेशिया ने तो अभी ज्वाइन किया 2025 में, अभी जो जुलाई में इसकी मीटिंग हुई थी रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में।
जुलाई 2005 में कहाँ पे समिट हुई थी? इट वाज द 17th समिट। कहाँ पे हुई थी? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील, दैट इज द कैपिटल ऑफ ब्राजील। ओके, चेयरमैन कौन है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके चेयरमैन कौन है? वो ब्राजील के प्रेसिडेंट है लुइस इनाशियो लूला डा सिल्वा। ब्राजीलियन नेम है, थोड़ा लेने में टफ है, बट उसका 2-3 कुछ कॉमन सा याद कर लेंगे तो याद रहेगा। दैट इज इसके चेयरमैन कौन है? लुइस इनाशियो लूला डा सिल्वा, प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील। ओके, अब इंडिया के लिए ब्रिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि प्रधानमंत्री जो हमारे मोदी हैं उसके लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो क्यों इस पर इतना ध्यान दे रहे हैं? पार्टिसिपेशन इन दिस मल्टीलैटरल फोरम प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू एडवांस नेशनल इंटेंट। हम इसमें जो पार्टिसिपेशन है वो नेशनल प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हर चीज़ के लिए, अगर सारी कंट्री से कोऑपरेशन होगी तो डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम लोग सिर्फ यूएस पे ही डिपेंड करते थे पहले से ही है, 2009 में ही हम लोग इसके पार्टनर बने हैं। अब आते हैं कि ब्रिक्स कंसिस्ट ऑफ 45% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। ये जो 10 कंट्रीज हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन के 45 कंट्रीज हैं, परसेंट है। हाउ मेनी कंट्रीज देयर इन अ वर्ल्ड? ऑलमोस्ट 205 ऑन मैप। ओके, तो 45% ब्रिक्स में ही है इन 10 कंट्रीज में। वर्ल्ड पॉपुलेशन 35% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। ग्लोबल जीडीपी का कितना है? टोटल वर्ल्ड जीडीपी 35%, ब्रिक्स ओनली ब्रिक्स में 35%। ओके, एंड कार्बन एमिशन भी वैसे ही जाता है, मोर देन 50% कार्बन एमिशन। कार्बन एमिशन क्या है? जो फैक्ट्री से, गाड़ियों से जो धुएं निकलते हैं, जो पॉल्यूशन है, जो कार्बन से क्या निकलता है? कार्बन निकलता है, जो कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल है, इंसान के लिए भी हार्मफुल है, हर चीज़ के लिए हार्मफुल है। तो वो कहाँ से निकलता है? मोर देन 50% इसी ब्रिक्स कंट्री से निकलता है, जो 10 कंट्रीज है इसमें। ओके, 17 ब्रिक्स, वो तो मैंने बता दिया था कहाँ पे हुआ था। 17 ब्रिक्स समिट जुलाई 2025 में कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। ओके, इसका विजन क्या है? विजन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। विजन क्या है? विजन है इक्विटी, सॉवरेनिटी एंड सिस्टमैटिक रिफॉर्म। इक्विटी समानता, सॉवरेनिटी आपसी सहयोग, जो सद्भावना जो भी कहते हैं हिंदी में सॉवरेनिटी, एंड सिस्टमैटिक रिफॉर्म। क्रांति तो लानी है समाज में, लेकिन सिस्टमैटिकली, शांति होनी चाहिए, टेररिज्म नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म भी होना चाहिए, सबको एक दूसरे के साथ में काम करना है, सिस्टमैटिक रिफॉर्म लाना है कि कुछ मैं कर रहा हूँ तो कुछ तुम भी करो, ये नहीं कि मैं भी करूँ तुम भी करो और पता लगा कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। ओके, अब आता है डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज, वॉरफेयर वाइल पॉवर्टी, क्लाइमेट, वल्नरेबिलिटी एंड फाइनेंशियल इनजस्टिस। डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज, डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज जो है, जो वॉरफेयर में यूज होते हैं, गरीबी में भी, तो क्या करते हैं? प्रॉब्लम लाती है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी लाती है। क्लाइमेट पे ध्यान देना है, वल्नरेबिलिटी और फाइनेंशियल इनजस्टिस, जो कंट्री भी असमानता है उसको समान लेवल में लाना है। अगर किसी के पास कोई कमजोरी है तो उसको फंड देके उसको आगे बढ़ाना है। सारी कंट्रीज के इसमें फंड होते हैं। एनडीबी में, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, जो इसका इंस्टीट्यूशन है, जो कहाँ पे? संघाई में, हेडक्वार्टर का है संघाई में, जहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक है। ओके, ना क्लाइमेट एक्टिविटीज क्या है इसका? फॉसिल फेज आउट, फॉसिल फेज आउट। फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स उसको जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म, जीवों के जो अंश होते हैं, जैसे फ्यूल हम लोग निकालते हैं, पेट्रोलियम निकालते हैं तो जमीन के नीचे से निकालते हैं, जो समुद्र के नीचे से निकालते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो डेड एनिमल्स होते हैं, डीके प्लांट्स होता है ना, तो वो सब एक जगह जम जाते हैं और धीरे धीरे सालों करोड़ों ईयर्स लगते हैं और उसके बाद वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज क्रूड ऑयल, जो हम लोग हमारे यहाँ भी है, बॉम्बे हाई है, असम में पेट्रोलियम का है। तो वो कहीं से, जरूरी नहीं है कि आपका सी के नीचे से निकले, पहाड़ों के भी नीचे से निकलता है। तो फॉसिल फेज आउट पे ध्यान देना है। टेक ए स्ट्रॉन्ग पोजीशन ऑन लॉस एंड डैमेज ऑफ फाइनेंसिंग। अगर आपका कहीं पे वॉर हो रहा है तो फाइनेंसिंग की भी प्रॉब्लम हो रही है हर तरीके से। जहाँ पे अगर वॉर हो रहा है तो दोनों कंट्री उस चीज़ को फेस करते हैं। अगर रसिया यूक्रेन में हुआ तो दोनों कंट्री को प्रॉब्लम हुई। इंडिया पाकिस्तान में हुआ तो समहाउ इंडिया भी सफ़र किया है, इसके भी लोग मरे हैं। तो जितना वॉर खिंचता उतनी प्रॉब्लम होती, बट वी हैव विन द मैच। ओके, ऑपरेशन सिंदूर नेवर फॉरगेट।
ओके, डेवलप ए क्लियर फ्रेमवर्क फॉर डेट रिलीफ, कर्ज से मुक्ति के लिए क्लियर फ्रेमवर्क तैयार करना है। अगर किसी को हम लोग कर्ज देते हैं तो उसका क्लियर फ्रेमवर्क तैयार करना है। ओके, एंड डेवलपिंग नेशन, फॉर डेवलपिंग नेशंस, डेवलपिंग नेशंस के लिए जो छोटे नेशंस हैं उनको भी डेवलप किया जाए। सब एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, मैं आती हूँ अब इनको मैं यूएस और इंडिया के बीच की प्रॉब्लम्स बताती हूँ। ब्रिक्स अकाउंट्स फॉर वर्ल्ड हाफ ग्लोबल सोलर एक्टिविटीज, वर्ल्ड का हाफ सोलर एक्टिविटीज जो 50% है वो ब्रिक्स ही कर रहा है। बताइए कि इन्वायरमेंट को सुधारने के लिए ब्रिक्स कंट्रीज ने कितने बड़े स्टेप्स उठाए हैं। 10 कंट्री ओनली मिलके हाफ सोलर एक्टिविटीज कर रहा है वर्ल्ड का। ओके, जिसमें कि इंडिया, ओनली इंडिया जो है वो 133 TWH जो है ना वो सोलर पावर दे रहा है। ओके, कैसे दे रहा है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वो मतलब इंडिया भी कर रहा है, चाइना भी कर रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर टेक एंड बायोफ्यूल्स। जो बायोफ्यूल्स हमारे यहाँ ना, बायोफ्यूल्स कहता है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, जो गन्ने से बनाया जाता है एथेनॉल। तो उससे क्या हुआ, हमारे यहाँ गन्ने की उपज ज़्यादा बढ़ गई। ओके, गन्ने की उपज बढ़ गई, किसानों को फायदा हुआ। अब आते हैं कि यूएस को क्या प्रॉब्लम है। यूएस तो पहले इंडिया पे टैरिफ डाला, उसका मेन रीज़न क्या है, वो चाहता है उसके यहाँ के जो डेयरी प्रोडक्ट हैं, जो सोयाबीन है, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, उपज होती है, तो वो चाहते हैं कि इंडिया में सेल हो। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी वो हमेशा किसानों के फेवर में सोचते हैं। अगर वहाँ का प्रोडक्ट यहाँ आया तो किसानों का क्या होगा। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, ट्रंप ने क्या किया, उसने गुस्से से 25% टैरिफ लगा दिया। लेकिन मोदी जी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जो और भी सारी कंट्री, बहुत सारे कंट्रीज के साथ ट्रंप ने टैरिफ लगाया, वो 20% से लेके 51% तक। लेकिन जो सबसे कम टैरिफ लगा है वो है कंबोडिया, पाकिस्तान, ऐसे ऐसे कंट्री के साथ। मैंने चाणक्य नीति में पढ़ा था कि अगर आप पे कोई वॉर करे तो आप अपने जैसे लोगों से साझा बनाइए, अपने से नीचे स्तर के लोगों से साझा नहीं बनाइए। बट ट्रंप की नीति कुछ और है। ओके, मोदी जी झुके नहीं है, पहले वाला भारत नहीं है। मोदी जी झुके नहीं, उन्होंने कंटिन्यू रखा। और आज के हिसाब से, और ट्रंप ने कहा था मैं अपने यहाँ का कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में नहीं जाने दूंगा। उन्होंने टिम कुक को कहा, जो एप्पल के CEO हैं, कि आप इंडिया से में मोबाइल नहीं बनवाइए। लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मोबाइल के जो मैन्युफैक्चरिंग है एप्पल की, वो इंडिया में ही हो रही है और यूएस में बेचे जा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि वहाँ रेट कम हो रहा है, क्योंकि इंडिया में लेबर कॉस्ट कम है। डॉलर के अगेंस्ट तो इंडियन रुपये बहुत नीचे है ना, तो वहाँ पे लेबर कॉस्टिंग कम होती है, तो एप्पल का रेट क्या होता है, कम हो जाता है। और इंडिया में भी एप्पल का बहुत बड़ा मार्केट, इसलिए कंपनी अब एप्पल क्या करिए, एक सिंपल सा छोटा सा एग्जाम्पल है, एप्पल क्या करिए हर जगह अपने स्टोर खोल रही है। कुछ जो मेडिसिन है जो इंडिया से यूएस जाते हैं वो इंडिया में ही बनते हैं और वहाँ पे बहुत सेल होते हैं। टैरिफ के कारण उसके रेट बढ़ गए। अब रेट बढ़ गए तो वहाँ की जनता ने अपोज कर दिया ट्रंप को, तो ट्रंप वापस से अपनी नीति पे अब डाउन आ रहे हैं। ओके, तो कोई भी पॉलिसी जो होती है, लोग हमेशा पहले वाला सोच लेते हैं कि पहले वाला ही भारत। इन द सेम वे हमारी लाइफ में भी होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ लोग हमारे ऊपर प्रेशर डालते हैं, मेरे ऊपर, आपके ऊपर। उनका एक माइंडसेट होता है कि ये कभी रिप्लाई नहीं कर रहा है, कुछ रिवोल्ट नहीं कर रहा, तो ये कमज़ोर है। बट ये सोचना उनका गलत है। वो ये कमज़ोर नहीं करता है, वो आपको मौका देता है। या तो आप दलदल में फंसते जा रहे हैं, या वो वेट कर रहा है कि चलो ठीक है छोड़ देते हैं, शायद अब सुधर जाए। अगर आप नहीं सुधरेंगे, एक बात मैं बता दूं, कानून के हाथ बहुत बड़े होते हैं। अगर आप सही तरीके से रास्ते पे नहीं आएंगे, किसी के साथ चीटिंग करेंगे, तो सामने वाला भी आपको छोड़ने वाला नहीं, और उस दलदल में आपको डुबो देगा जहाँ से आप निकल नहीं पाएंगे। तो कभी पेन की पावर को तलवार की ताकत से तुलना ना करें। अगर पेन के पावर के चक्कर में पड़े ना, तो तलवार की ताकत नहीं काम आने वाली है। पहले सरस्वती जी की ज़रूरत होती है, उसके बाद अगर आपके पास ब्रेन है तो ही आप कुछ कर पाएंगे। इसलिए अगर आप कोई गलत एक्टिविटी कर रहे हैं ना, तो मोदी जी से बहुत बड़ा लेसन लीजिए कि आप फंस जाएंगे एक दिन। मोदी जी ने जैसे ट्रंप को उन्हीं के चक्कर में फंसा दिया ना, तो आप फंस जाएंगे। इसलिए हमेशा वाइज डिसीजन लें। थैंक यू।